अ वेरी गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा व्याकरण में और हिंदी साहित्य में लगभग दोनों में ही सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हमने रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है लाइव क्लासेस में। तो हिंदी साहित्य की वीडियो मैंने इस बार आपके लिए बनाई है ये, जिसमें हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेसन 4 के रह गए थे, वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा रही हूँ। उसके बाद जैसा भी हम रिवीजन कर रहे हैं लाइव क्लासेस में व्याकरण का और हिंदी साहित्य का दोनों का ही, तो आप बच्चों याद करते रहिए क्योंकि आपके एग्जाम्स पास में आ रहे हैं अब, तो उसके लिए आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है। याद करते रहिए और जो रिवीजन आपका चल रहा है लाइव क्लासेस में वो आप करते रहिए। तो चलिए करते हैं हम हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन आंसर्स हमारे कुछ रह गए हैं वो कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। आइए देखते हैं लेसन नंबर 4 नेताजी का चश्मा के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये देखिए आपकी वर्कबुक है लेसन नंबर 4 नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित है ये। इस लेसन को हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। जो क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं वो हम करते हैं। आइए पेज नंबर 40 पर हम आते हैं और यहाँ से हमारे क्वेश्चन आंसर्स वर्कबुक के शुरू हो रहे हैं। देखिए फर्स्ट ये हमारी लाइन है कि हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कस्बे की क्या क्या विशेषताएं थी। बच्चों लाइव क्लास में मैं ये क्वेश्चन आंसर्स आपको करा चुकी हूँ। जो स्टूडेंट्स नहीं ले पाए थे लाइव क्लास, वो अपना वीडियो से क्वेश्चन आंसर्स अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि कस्बे की क्या क्या विशेषताएं थी। इसका आंसर होगा कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगरपालिका थी। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नगरपालिका भी कुछ न कुछ करती रहती थी, आशय स्पष्ट कीजिए। नगरपालिका भी कुछ न कुछ करती रहती थी, जैसे कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा देती थी। ये छोटे छोटे काम नगरपालिका करती रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने कहाँ लगवाई, उसे बनाने का काम किसे सौंपा गया और क्यों। तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवाई। इसको बनवाने का काम इकलौते हाई स्कूल के इकलौते टीचर ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने से लगभग 1 महीना पहले सौंपा गया था, क्योंकि उन्होंने 1 महीने में ही मूर्ति बनाने का विश्वास दिलाया था। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति की क्या विशेषताएं थी, मूर्ति में किस चीज की कमी थी। मूर्ति संगमरमर की थी। यह मूर्ति टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक लगभग 2 फुट ऊंची थी। फौजी वर्दी में नेताजी सुंदर लग रहे थे, लेकिन नेताजी की आंखों पर चश्मे की कमी थी। ये आपका आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए इसका अवतरण है, मीन्स जो पार्ट की लाइन दी जाती है वो है इसका। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। क्वेश्चन है, पानवाले ने कैप्टन चश्मे वाले द्वारा नेताजी की मूर्ति का चश्मा चेंज करने के संबंध में क्या बताया। तो आंसर होगा, पानवाले ने बताया कि जब कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे फ्रेम वाला चश्मा मांगता है तो कैप्टन चश्मे वाला उसे उतारकर उस ग्राहक को दे देता है और दूसरा फ्रेम वहां लगा देता है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पान वाले की बात सुनकर भी हालदार साहब को कौन सी बात अभी भी समझ में नहीं आई थी। पान वाले की बात सुनकर भी हालदार साहब अभी तक यह नहीं समझ पाए कि वह नेताजी, दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ इसको मैं, पान वाले की बात सुनकर भी हालदार साहब अभी तक यह नहीं समझ पाए कि वह नेताजी का चश्मा क्यों चेंज कर देता है। आखिर नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानवाले ने हालदार साहब की बात का क्या उत्तर दिया। उसका उत्तर उसके लिए तथा हालदार साहब के लिए अलग अलग किस प्रकार था। देखिए होगा, पानवाले ने हालदार साहब की बात का यह उत्तर दिया कि मूर्तिकार मूर्ति बनाते समय
नेताजी का चश्मा बनाना भूल गया था। उनका उत्तर उसके लिए और हालदार साहब के लिए अलग अलग इसलिए था कि शायद वह चश्मा उससे बन नहीं पाया था या बनाते बनाते टूट गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति बनाने वाले के संबंध में हालदार साहब के मन में किस प्रकार के भाव जागृत हुए? मूर्ति बनाने वाले के संबंध में हालदार साहब के मन में यह भाव जागृत हुए कि बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। हो सकता है बना भी ली हो, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा और हो सकता है पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर लगाया हो, इसीलिए वह निकल गया होगा। तो बच्चों ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा अवतरण है, नेक्स्ट लाइन है हमारी जो पाठ की है। नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसका, हालदार साहब को पानवाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी और क्यों? एक पानवाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक बनाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि चश्मे वाला एक बेहद गरीब लेकिन परिश्रमी व्यक्ति था, लेकिन देशभक्ति की भावना उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। खा क्वेश्चन है इसका, सेनानी न होने पर भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था, सोचकर लिखिए। सेनानी न होने पर भी चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी न होते हुए भी उसमें नेताजी की मूर्ति के प्रति भी पूरा सम्मान, नेताजी की मूर्ति के प्रति पूरा सम्मान था। भी नहीं आएगा बच्चों, ये यहाँ पूरा सम्मान था। चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब अवाक क्यों रह गए? आंसर, चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब अवाक इसलिए रह गए कि वह बेहद बूढ़ा सा लंगड़ा आदमी है जो सिर पर गांधी टोपी और छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर बहुत से चश्मे लिए गली गली बेचता फिरता है। उस बेचारे की तो कोई भी दुकान तक भी नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब पान वाले से क्या पूछना चाहते थे और क्यों? पान वाले ने उनकी बात पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो देखिए इसका आंसर होगा, हालदार साहब पान वाले से यह पूछना चाहते थे कि सब उसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्योंकि वह उसकी देशभक्ति की भावना से काफी प्रेरित थे। पान वाले ने साफ साफ बताया कि वह अब इस बारे में और बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इसका ये आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट अवतरण है इसका, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घरगृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर है देखिए, हालदार साहब चश्मे वाले की मजाक उड़ाने वाले के विषय में सोचते हैं कि ऐसे लोगों का क्या होगा जो देश पर बलिदान होने वाले लोगों का मजाक बनाते हैं। जो लोग तन मन धन से अपने देश के लिए समर्पित हैं उनका मजाक बनाया जाता है तथा स्वयं अपने स्वार्थ के लिए अपने देश के दुश्मनों के हाथों बिकने के लिए तैयार रहते हैं। हालदार साहब को कैप्टन चश्मे वाला देशभक्त क्यों लगा, स्पष्ट कीजिए। हालदार साहब को कैप्टन चश्मे वाला देशभक्त इसलिए लगा क्योंकि उसे नेताजी की मूर्ति से बहुत लगाव था और वह उस मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता था। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 15 दिन बाद जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उसके मन में कौन कौन से विचार आ रहे थे? 15 दिन बाद, आंसर 15 दिन बाद जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उनके मन में यह विचार आ रहे थे कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। तो ये उनके विचार थे जो उनके मन में आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहे पर रुकते हुए हालदार साहब क्यों भावुक हो गए?
क्या देखकर भावुक हो गए और क्यों? चौराहे पर रुकते हुए हालदार साहब यह देखकर भावुक हो गए कि आज मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक छोटे से बच्चे में भी देशभक्ति की भावना निहित है। अर्थात अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति के मन में हमारे देश के प्रति भावना, देशभक्ति की भावना निहित है। तो ये जो है वो सोच रहे थे ऐसा हालदार साहब। तो ये हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं बच्चों, और आज हमारा सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही साथ मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप जो है ये क्वेश्चन आंसर्स आप तैयार करते रहिए। इसमें से नहीं आएंगे व्याकरण में से, आपके लेसन में से ही आएंगे। आप लेसन अच्छे से पढ़ सकते हैं, और लेसन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आराम से इजीली कर सकते हैं। तो सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। और हाँ बच्चों, ये जो अवतरण दिए गए थे, मैंने लाइव क्लास में भी बताया गया था कि अवतरण के साथ साथ क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आप इसमें शब्दार्थ भी कभी कभी आ जाते हैं। उसी अवतरण से रिलेटेड जो शब्द कुछ दे दिए जाते हैं, 5, 6, 4 जितने भी होते हैं, और उनके आपको अर्थ लिखने होते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, वो आप तैयार कर लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ मैंने आपसे जैसा कि लाइव क्लास में भी कहा है कि रिवीजन आप करते रहिए। आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है, और एग्ज़ाम लिखने का तरीका बच्चों मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि सपोज आप आंसर्स लिख रहे हैं तो आप आंसर्स ऐसे लाइन वाइज ना लिखें। आप जो हैं एक ही लाइन में का, खा, गा, घा डालकर एक ही लाइन में आंसर लिखने की कोशिश करें। अगर वन वर्ड आंसर है अगर वन वर्ड आंसर है तो आप एक ही लाइन में, सपोज आप ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारी आंसर शीट है सपोज, तो ये हमारा हम डालेंगे यहाँ आंसर नंबर 1, ये हमने डाल लिया। और यहाँ का पार्ट है क्वेश्चन का, तो का डाल के इसका आंसर लिख देंगे। फिर खा पार्ट है तो खा डाल के आंसर लिख देंगे। गा है तो गा डाल के आंसर लिख देंगे। घा है तो घा डाल के आंसर लिख देंगे। तो हमारे एक ही लाइन में 4 आंसर्स इजीली आ सकते हैं। आप लॉन्ग रजिस्टर वाला पेज ले सकते हैं उसके लिए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आंसर्स आ जाएं। और आप एक बार अपना नाम यहाँ ऊपर पूरा नेम, क्लास, अपनी नेम, क्लास आप जरूर लिखेंगे। सेक्शन भी आप लिखेंगे अपना, ठीक है, और सब्जेक्ट आप लिखेंगे यहाँ। और अच्छे से आप बिल्कुल साफ राइटिंग में आप अपनी आंसर शीट सबमिट करेंगे। और ओवर राइटिंग बच्चों बिल्कुल नहीं करेंगे। ओवर राइटिंग अगर आप करेंगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि वैसे तो अभी नहीं पता कि ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे या ऑफलाइन होंगे, अभी आपका कुछ क्लियर नहीं है। तो बिल्कुल साफ लिखिएगा आप अपनी आंसर शीट में। ऑफलाइन होते हैं तो भी, ऑनलाइन होते हैं तो भी। ओवर राइटिंग से बचिए, क्योंकि आपको ये बोर्ड में बहुत ज्यादा आपके लिए गलत होगा ओवर राइटिंग करना, क्योंकि बोर्ड में भी राइटिंग सबसे पहले मायने रखती है। जितनी अच्छी राइटिंग होगी आपकी, उतनी ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा, मार्क्स मिलेंगे। तो इसके साथ ही मैंने आपको ये बताया कैसे आपको एग्जाम लिखना है। साफ, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए आपका एग्जाम। और कोशिश करना कि कम से कम पेजेस आपके एग्जाम्स में लगे। ज्यादा पेजेस यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। कोशिश करें कि कम से कम पेज पर ही आप अपना एग्जाम लिखें। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ ऑफ करती हूँ बच्चों, और अपनी तैयारी करते रहिए। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड प्लीज अटेंड द लाइव क्लास। ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज, दिस इज माई रिक्वेस्ट कि अटेंड द लाइव क्लास। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, you should try to attend your live class. Okay, thank you very much.